रखा था, मैक्सिमम रखा था कि नहीं उसका प्लॉट? मैक्सिमम रखा था। मैक्सिमम रखे थे कि नहीं ओरिजिन पे, बताइए आप लोग। मैक्सिमम रखे थे। हाँ सर। उसी में देखिएगा आप जब हम लोग एस और पी की तरफ गए थे, किसके तरफ गए थे हम लोग? पी की तरफ जब गए थे तो पी का ओरिजिन से आ गया था। तो उसका लॉजिकल अप्रोच क्या है? इक्वेशन। उसका लॉजिकल अप्रोच क्या है? इक्वेशन। तो आप इक्वेशन में जीजे जे एडवांस के लिए मैं रखा हूँ उस पीडीएफ को, लेकिन मैं इक्वेशन को एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, उस इक्वेशन को थोड़ा देखना। तो उसका थोड़ा एक चीज आपको पता चलेगा कि क्यों लिया था मैंने वो इक्वेशन। थोड़ा देखना है यहाँ पे, देखो। इक्वेशन देखना है यहाँ पे, ये तो आप ही को प्लॉट ये था, नहीं नहीं आपका नहीं था, ये देखो। ये इक्वेशन देखो यहाँ पे, आप लोग देखना है यहाँ पे इक्वेशन। ये रेडियल फंक्शन का इक्वेशन है ये। आपको भी बताऊंगा जब एडवांस क्लास लेंगे तो ऐसे ही करके ट्रिक बताएंगे कैसे पकड़ोगे, पकड़ में आ जाता है। लर्न नहीं करना पड़ता है इसमें, कुछ लर्न करने का ये मत समझना कि बहुत बड़ा इक्वेशन है तो आपको लर्न करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आप देखो टू पी का, देखो एक चीज देखना यहाँ पे, सबसे पहले याद रखना, लिखना नहीं आपको, कोई नहीं लिख, किसी को नहीं लिखना है यहाँ पे। एक चीज देखना आप यहाँ पे कि यू जो लिया ना, यू को वो बोला आपका, देखो जेड आर बाई ए नॉट। यू को क्या लेना है आपको एक्सप्रेशन में? जेड आर बाई ए नॉट। ये समझ में आएगी आपको? अब देखो मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा था, मैंने यही कुछ एक्सप्रेशन लिखा था, नहीं ई का एक्सपोनेंट जेड आर बाई ए नॉट लिया था कि नहीं? वन एस के लिए लिखा था कि नहीं? देखो ना कॉपी में मैंने वन एस के लिए लिखा होगा, तो मैंने लिखा होगा टू इंटू जेड मैंने लिया होगा। देखो राहुल वहां पे देखिएगा आप लोग, प्रोपेक्शन देखिए, मैंने लिखा होगा वहां पे टू इंटू जेड बाई ए नॉट। क्या लिया मैंने? एक्सपोनेंट लिया था 3/2। ई का एक्सपोनेंट लिया था मैंने जेड आर बाय ए नॉट। लिए थे कि नहीं? एन ए नॉट लिए थे, तो एन मतलब वन ही होगा, तो इसीलिए जेड आर बाय ए नॉट हो जाएगा। देखो वहां पे एक्सपोनेंट आ रहा है कि नहीं? माइनस यू आ रही है। तो ये किसका रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट सही है? वन एस का। आप बता दो, अगर हम लोग आर इक्वल टू जीरो कर देंगे, अगर आर इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये वैल्यू जीरो होने वाला नहीं ना है ये तो जीरो होने वाला नहीं ना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जीरो करोगे ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जीरो करोगे तो वो वन हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू तो कुछ ना कुछ रहेगा ना आपको। आपने क्या लिया था? मैक्सिमम लिया था कि नहीं? फिर सुनो, अगर मैं टू पी के लिए बात करूंगा तो टू पी में यहाँ पे देखो यू क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। अब बेटा आर इक्वल टू अगर जीरो लेंगे तो सब कुछ जीरो हो रहा है कि नहीं वहां पे? अरे ये यू को जेड आर बाई टू कर दो, और न्यूक्लियस पे आर इक्वल टू क्या होगा? जीरो। जैसे जीरो लेंगे न्यूक्लियस पे तो न्यूक्लियस पे ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं? आप बताओ। हो गई है। यस सर। इसीलिए मैंने टू एस का कहाँ से स्टार्ट किया था? ओरिजिन से। अब देखो ये थ्री डी है, देखो थ्री डी में यू स्क्वायर है कि नहीं यहाँ पे? यहाँ भी जेड आर बाई ए नॉट का स्क्वायर करेंगे, आर का वैल्यू जीरो लेंगे तो पूरा का पूरा राइट साइड जीरो हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब डी और एस का, पी का जहां भी देख लो, डी और पी का सबका प्लॉट कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से। लेकिन एस का प्लॉट हमेशा कहाँ से जाएगा? मैक्सिमम से। क्योंकि देखो अब टू एस का देखो, थ्री एस का देखो, किसी का भी देखो, यू इक्वल टू अगर आर इक्वल टू जीरो करोगे तो यू अगर जीरो भी हो जाएगा तो कोई जीरो होने वाला नहीं वहां पे। चेक कर लो, होने वाला है आपका। आप समझ में आ गया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे बेस है। मतलब कि जब भी साइबर से सार का प्लॉट लेना है आपका, रेडियल वेव फंक्शन का प्लॉट, तो आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है, किसका? पी और डी का। और एस का क्या लेना आपका? मैक्सिमम फ्रॉम द ओरिजिन। मैक्सिमम। समझ में आई बात? ये कर लेंगे आप, आई बात समझ में? अब देखो उसके बाद मैंने जो इक्वेशन लिया था, उसके बाद मैंने साइ स्क्वायर वर्सेस आर का प्लॉट लिया था। उसके बाद मैंने रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोले थे। फंक्शन कर्व क्या लिए थे? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर्व। आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ाएंगे, ये मेडिकल के लिए बच्चे के लिए है कि नहीं? तो मैं बता रहा हूँ आपके, आर पी डी एफ भी बोले थे ना, तो एफ भी ले लो। देखो अब ये बताओ ये किसके लिए है? तो मैंने बोला था कि मेडिकल के बच्चे के लिए। नीट में तो नहीं आया आज तक, इसीलिए आप पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आप पैकेज बनाओगे, जैसे आप आकाश का बनाओ, ये जो मैंने हम लोग दिए वो बनाओ, या एलन का बनाओ, तो वहां पे ये दिखेगा क्वेश्चन। ठीक। थोड़ा इसमें इंफॉर्मेशन भी आता है मेरे को, तो आप एक चीज देखना है वहां पे। मैंने एक सर्कुलर ले लिया था, देखो वहां पे क्या लिया था, एक चीज देखना। मैंने एक न्यूक्लियस लिया था, सब किया हुआ आपका क्लास नोट्स में देखना, सब किया हुआ न्यूक्लियस लिए थे।
न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मैंने एक स्फेरिकल सेल बनाया था, और उसी थिन स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी को मैंने देखने गया था। याद कीजिए, मैंने इस सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी को देखने गया था। इस सेल में बोला था ना, इलेक्ट्रॉन जो होगा इसी सेल में होगा। इस सेल का मैंने रेडियस बोला था, ये रेडियस था आपका आर, और ये रेडियस था आपका आर प्लस डी आर। मैंने इस थिन स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम लिया था, इसका जो वॉल्यूम लिया था डीवी लिया था। डीवी मैंने वॉल्यूम बोला था आपको कि जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्या हो जाएगा, क्यूब, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब होगा ये वॉल्यूम। बताइए उस थिन स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या होगा। देखो एक तो बता दो कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस पे नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे रहेगा। तो उस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला कि एक आर और डी आर करके, आर और आर प्लस डी आर करके मैंने एक लेंथ लिया, उसी के बीच में कंसेंट्रिक लोब ले लिया, मतलब कि सर्कुलर रीजन ले लिया। अब मैंने बोला कि इसी रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं पे है मतलब उसके बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यही बात समझ में, मतलब कि इस रीजन में मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस रीजन में 3D स्पेस का बात है ये, कि इस रीजन में बोलूंगा कि 90 to 95% पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यही बात समझ में। तो आप देखो ये वॉल्यूम जब फाइंड करेंगे तो आपने देखा होगा 4/3 पाई लेंगे, और ए प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है कि नहीं आपका, A3 ए क्यूब, बी क्यूब, 3r² डी आर प्लस 3 dr² आर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब हो गई है। बताओ 0.0 ये वैल्यू क्या होता है, स्मॉल होता है कि लार्ज? बहुत स्मॉल होता। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा ना। फिर से सुनो, डी आर से हम लोग डिफरेंशियल जो टर्म लेते हैं, हम लोग डिफरेंशियल का टर्म क्या होता है, फॉर द स्मॉल पार्ट्स। और डिफरेंशियल को जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो टोटल चेंज हो जाता है, जाते कि नहीं आप लोग। तो जब डिफरेंशियल फॉर्म लिखे वो तो बहुत स्मॉलर वैल्यू है। तो डिफरेंशियल फॉर्म का जो आपका देखना है, डिफरेंशियल फॉर्म में जो भी आपका क्यूब का होगा, जो भी स्क्वायर होगा, वो तो और भी स्मॉल होगा। तो उसको तो एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू है वो। तो आपने इसको और इसको एलिमिनेट कर दिया। आई बात समझे, किसको एलिमिनेट किया मैंने, डी आर क्यूब को टर्म को, डी आर स्क्वायर के टर्म को मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू आने वाला था, उसको लेके चलने से कोई फायदा नहीं मेरे को। सर कहीं वो पे मान नीचे। लो 400, नहीं नहीं सुनिए बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कहीं पे आपको बोलेगा, कहीं पे सुनिए, आप एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ, 200 है, अब प्लस 0.01 है, अब प्लस 10 है, अब प्लस मान लो 0.00, मान लीजिए कि 0.001 आ गया। अब बोलोगे इसको हटाओ ना, इसको ऐड करके फायदा है क्या मेरे को, 210 ले लेता हूँ। बोलोगे कि नहीं यार। तो मैंने क्या किया, स्मॉलर वैल्यू सबको हटा दिया वहां से। हटा दिए जब स्मॉलर वैल्यू को, पहले कंक्लूजन आने दिए, फिर से मैं बता दूंगा एक बार जिनको भी प्रॉब्लम होगा। अब ये जैसे हटा दिए उसको, तो 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। हम्म, कौन, नहीं वहां पे, नहीं नहीं वहां पे एक्चुअली मैंने रॉन्ग लिख दिया, वहां पे होना चाहिए आपका r²dr। r² तो उसको dr² तो उसी को एलिमिनेट नहीं करेंगे, तब रॉन्ग कर दी, वहां पे बता देता हूँ। तब इसको रखो आप यहाँ पे 3 dr² आर, इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक। अब जैसे मैंने क्या बोला, डी आर क्यूब को, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, प्लस क्या होता है बी क्यूब, प्लस क्या होता है 3 a² बी, 3 b² ए। तो मैंने बी तो डी आर को रखा, तो बी स्क्वायर जहाँ होगा डी आर स्क्वायर हो जाएगा, उसको हटा देंगे। फिर डी आर क्यूब होगा, बी क्यूब होगा तो डी आर क्यूब होगा, उसको हटा देंगे। डी आर जहाँ पे उसी को मेंटेन करके रखेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक। अब जैसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4r³ हो जाएगा आपका। 4r³ हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, जैसे कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो πr² dr होगा कि नहीं, 4 πr² dr। हो गई, बताइए।
और माइनस क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। बेटा ये बता दो, ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं आपका? तो बचा क्या? तो आपने देखा होगा कहीं पे सोम की एक ग्राफ प्लॉट किया होगा, उसमें फंक्शन ये ले लिया होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4 पाई r स्क्वायर का। आपने ग्राफ देखा होगा अगर कहीं तो देखो क्या प्लॉट सही है। ये किसका वॉल्यूम आ गया? थिन स्फेरिकल शेल का। अब क्या होगा कि आप जो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का होगा वो क्या होगा, साइ स्क्वायर का तो फंक्शन होगा। साइ स्क्वायर के अलावा उस पे आ जाएगा, क्योंकि आपने एक काम करो, साइ को क्या बोला था आपने? रेडियल वेव फंक्शन। साइ स्क्वायर को क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आपने जिस जिस रीजन पे आपने साइ स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम देखा था, उस रीजन में क्या बोला था? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे साइ स्क्वायर तो लेंगे ही। साइ स्क्वायर का प्लॉट से मैंने तो चेक कर लिया कि साइ स्क्वायर का प्लॉट बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ होगा, न्यूक्लियस पे, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। वो तो एक मैथमेटिकल फंक्शन का प्लॉट था, कोई सिग्निफिकेंस तो आया नहीं वहां पे। तो अब क्या होगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वो फंक्शन किसका होगा? डीबी का। अब बोलोगे ये क्या हुआ? तो मान लो कि कोई एक्स वाई प्लेन पे होता है, सुनो, एक्स वाई प्लेन, मान लो ये एक्स एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे कोई प्लेन पे कोई पॉइंट्स है। ये पॉइंट जो होगा वो किसका पोजीशन, जब लोग वेक्टर देते हैं एक्स वाई फंक्शन बोल देते हैं कि नहीं? ये पॉइंट जो होगा किसका फंक्शन होगा? एक्स कंपोनेंट का भी, वाई कंपोनेंट का भी, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स वाई। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे देने देखने जा रहे हो आप? थिन स्फेरिकल सेल में। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो साइ स्क्वायर होता है, इंक्लूडिंग क्या होगा, उस थिन स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम भी आ जाएगा कि नहीं? दो फंक्शन आ गया आपका। अब देखो एसी को जब जाएंगे हम लोग आगे लेके, तो एसी को साइ स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, 4 पाई r स्क्वायर डी आर कर देंगे। कर सकते हैं हम लोग। एसी को करते थे 4 पाई r स्क्वायर साइ स्क्वायर और डी आर करके ले देते हम लोग फंक्शन को। ये हो गया मेन फंक्शन। अब बताइए एट न्यूक्लियस पे जाएंगे। न्यूक्लियस पे बेटा आर इक्वल टू क्या होता है? 0। तो बताइए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया वहां पे? 0। अब बताइए किसी के लिए भी जाएंगे तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे कि नहीं प्लॉट? ओरिजिन से जाएंगे कि नहीं? चाहे एस लो, चाहे पी लो, चाहे डी लो, सबका कहाँ पे चलना है? ओरिजिन से। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एस के लिए भी होगा, पी के लिए भी होगा, डी के लिए भी होगा और एफ के लिए भी होगा। ये तो देख लिए कि प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यू हैव टू शो इन द थिन स्फेरिकल सेल। अ थिन स्फेरिकल सेल फंक्शन ऑफ द ईयर कैसे होगा ये बता दिया। आई बात समझ में? आईटी के जो एडवांस का क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ रिसेंट ईयर में पूछा था, जेईई में भी रिसेंट ईयर में पूछा, नीट में अभी तक नहीं पूछा। इसीलिए ज्यादा नीट के बच्चे को मैं थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि वो पैकेज बना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। जब फाइनल स्ट्रोक खेलना नीट का रिवीजन में, तो ये सब साइड करके रखना। ठीक। अभी थोड़ा पढ़ लो क्योंकि क्वेश्चन देता समझ में आई है। और अच्छा ওটা বলবো, ওটা ইম্পর্টেন্ট আছে। এটা देख, ये समझ में आ गया आपको क्या होता है ये? हम्म। अब देखो, अब जो प्लॉट लेंगे देखने यहाँ पे, फॉर 1s, हाइड्रोजन का बात कर रहा हूँ मैं। रेडियल नोट हमेशा आपके पास होना चाहिए। रेडियल नोट कितना होता है बेटा, वो बोलता है 0। प्रोपेक्शन समझ में आए? राहुल समझ में आए ये क्या होता है बताइए, अब जो बताइए समझ में आए क्या क्या लाया यस मैंने सर। यहाँ पे? हाँ क्या लाया सर। यहाँ पे, समझ में आ गया? सर अगर एक आपको, क्वेश्चन है। हाँ बताइए। सर आपने लिखा है कि एस पी डी एफ सब चार्ट के लिए सर, लेकिन जब एस का ग्राफ बनाते हैं तब तो एकदम टॉप से शुरू करते हैं, तो फिर क्यों? क्योंकि वहां पे भी तो प्रोबेबिलिटी जीरो होना चाहिए। नहीं नहीं, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे जो फंक्शन लिए इसमें आर स्क्वायर आ गया कि नहीं बताइए, आर स्क्वायर। हाँ सर। आर का बेटा अब इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे आर का वैल्यू 0 करेंगे न्यूक्लियस पे, तो सबका 0 आ रहा है कि नहीं वैल्यू? कहीं भी आर अगर मल्टीप्लीकेशन के टर्म में होगा ना, आर का वैल्यू 0 करने से तो राइट साइड सब कुछ 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये आर स्क्वायर जो लिखे ना आपने, आर तो हमेशा लेके आओगे, और निकलेस पे आर इक्वल टू क्या होता है? 0। ये टर्म ही तो 0 हो जाए, निकल के आ जाएगा पूरा। हाँ सर, तो ऐसा लेकिन ऐसा। मैं जो पूछ रहा था कि वो ग्राफ के बारे में, हाँ तो क्योंकि ग्राफ के ग्राफ बारे में में तो बता। पूरा टॉप से शुरू होगा। हाँ तो ग्राफ के लिए वही बता रहा हूँ, ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे 1s के लिए बताएंगे, तो 1s का कैसा प्लॉट होगा वो देखिएगा। फंक्शन पहले देखिए, 4r स्क्वायर साइ स्क्वायर, तो पकड़ लेंगे ये क्या है आपका?
जैसे ही आपको आर स्क्वायर आर साई स्क्वायर भी देगा, कहीं कहीं पे बुक्स में क्या करता है ये राइटर, क्या करता है यहाँ पे आर स्क्वायर साई स्क्वायर देता है, 4 पाई को हिडन कर देता है। जैसे साई स्क्वायर तो आपने देखा था रेडियल वेव फंक्शन का प्लॉट है, इसलिए एन और एल तो देता है वहां पे, कभी कभी नहीं भी देगा, देखना कि साई स्क्वायर का ही प्लॉट है वो रेडियल का ही। तो ये साई स्क्वायर देगा, आर स्क्वायर देगा, 4 पाई को हिडन कर देगा, कभी कभी ये पूरा कंप्लीट दे देगा, तो नहीं पकड़ लोगे। हम्म। कभी कभी क्या हो जाएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर जो लेंगे ना उसको कभी कभी आर स्क्वायर जो लिए थे आर स्क्वायर भी कर देगा, तो नहीं पकड़ लेंगे साई स्क्वायर को रिप्लेस करके। रेडियल का मैक्सिमम प्लॉट ही तो देख रहे हैं हम लोग। अब देखना ये जो ओरिजिन से कहाँ ग्राफ जाएगा, देखना यहाँ पे आर लेंगे, अब देखना ओरिजिन से कैसे जाएगा। वेव है, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो आप तो स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं जा सकते हो, ऐसा तो ग्राफ नहीं जा सकता, पैराबोलिक हाइपरबोलिक तो नहीं जा सकते, तो ग्राफ तो जाएगा वेव ही की तरह, जो नेचर होता है वेव का, तो मैं वैसे ही प्लॉट किया। कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा, तो वहां पे पिक सबसे ज्यादा होगा, फिर ग्रेजुअली तो उसका प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होते जाएगा। कहाँ पे एंड होगा, इनफाइनाइट पे। आई बात समझ में, रेडियल नोट्स क्या है यहाँ पे, जीरो, क्योंकि जीरो से देखो इनफाइनाइट के पॉइंट के बीच में देखो एक भी आपका पॉइंट पे टच नहीं किया, तो रेडियल नोट कितना होगा, जीरो। और सुनो एक चीज जो बता रहा हूँ आपको, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट को बोलते हैं आर मैक्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर मैक्स। आर मैक्स जो होता है बेटा, आर मैक्स इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अब बताइए, 1s हाइड्रोजन का जो रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा, एच प्लस में ये रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सेम होगा, नहीं, डिफरेंट होगा। आई बात समझ में। अब देखो ये आर मैक्स जो होगा, ये हाइड्रोजन के लिए जो आर मैक्स होता है, ये वैल्यू होता है आपका ए नॉट वैल्यू कितना था बेटा, 0.529 एंगस्ट्रम, याद होगा आपको। फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज जब जाएंगे, स्पेसीज जाएंगे, ये जो आर मैक्स होगा, ये होगा A0/Z। रीजन क्या होगा, जेड अगर ज्यादा ये होगा, न्यूक्लियस हर जगह ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा कि नहीं। अरे बेटा जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा कि नहीं, तो उसका आर मैक्स तो यस सबसे सर। शॉर्ट होगा, तो इसीलिए क्या होगा, शॉर्ट होते जाएगा। तो ये सब आपको क्या होगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि विच वन स्पेसीज हैज द आर मैक्स लोअर वैल्यू, तो जिसका जेड ज्यादा होगा उसका आर मैक्स कम कर देना। आई बात समझ में, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को तो उतना स्ट्रांगली पुल करेगा, और जितना स्ट्रांगली आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचोगे आपका आर मैक्स तो छोटा होते चला जाएगा। आई बात समझ में, आर मैक्स समझ में आ गया ये। अब देखो ये किसका मैंने बताया, अब 2s का बात करेंगे, तो बेटा बताओ रेडियल नोट कितना होता, 1। अब इसका प्लॉट लेंगे तो देखो कैसा होगा, आर स्क्वायर साई स्क्वायर लेंगे, और ये आर लिए, देखो इसमें हमेशा याद रखना कि लास्ट पिक जो होता है वो मैक्सिमम होता है। कौन पिक होता है मैक्सिमम, बताइए, लास्ट पिक। द लास्ट पिक शुड बी मैक्सिमम, किसी भी ग्राफ पर जाएंगे तो लास्ट पिक को हमेशा मैक्सिमम पे रखिएगा, याद रखोगे। अब देखो इसका जो रेडियस ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा मैक्सिमम कहाँ पे होगा बताइए, इस पॉइंट से, ये होगा आर मैक्स। अब बताओ इसका प्रोबेबिलिटी, इस पे रेडियल नोट्स कौन सा पॉइंट पे है, तो ये पॉइंट है रेडियल नोट्स का। डाइवर्स रेडियल नोट कहाँ पे है आपका, क्योंकि देखो ना आपको मैंने क्या बोला था, रेडियल नोट ये पॉइंट है, ये रेडियल नोट्स पॉइंट है, कर लेंगे। देखो ये फर्स्ट पीक है कि नहीं, जहाँ पे सबसे, ये फर्स्ट पीक, ये सेकंड पीक है कि नहीं? कितना पीक है, 2 पीक है ना, तो इसका जो फर्स्ट पीक मिलता है, फर्स्ट पीक जो मैं देखता हूँ, ये फर्स्ट पीक मिलता है इसका कितना, देखो ये तो ओरिजिन हुआ जीरो, जीरो से जाएंगे तो फर्स्ट पीक मिलता है 0.8 ए नोट पे, नोट मिलता है 2 ए नोट पे,
और सेकंड पिक मिलता है 5.2 A नॉट पे। देखो मैंने कितना सारा इन्फॉर्मेशन दिया। ये होता है रेडियल नोट्स का फंक्शन। रेडियल नोट कहाँ पे आपका? 2A नॉट पे। अब बताओ हाइड्रोजन में फर्स्ट पिक कहाँ पे था? 1s का कहाँ पे था? 0.52 A नॉट पे। एस का देखो कहाँ प्रोबेबिलिटी है? 5.2 A नॉट पे। अब बताइए कौन ज्यादा क्लोजर है? 1s ज्यादा क्लोजर है कि 2s ज्यादा क्लोजर? 1s। आपने जो एक क्वेश्चन भेजा था वो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको दिखा दूंगा। एक 2s का एक क्वेश्चन के थ्रू जो प्लॉट दिया था उसमें देखना कि R = 2A नॉट पे आएगा नोट, उसी क्वेश्चन से। जो आपने उस दिन एक प्लॉट लिए थे ना, उसमें बोले थे रेडियल नोट्स R = 2A नॉट लाए थे ना, वो नोड ही था वो। चलिए कर लेंगे। ये समझ में आ गया 2s का। आप बताओ 2s, एक काम करना, 1s, और मैं बता रहा हूँ 2p, और बता रहा हूँ 3d, और बता रहा हूँ 4f, सबका ग्राफ एक ही जैसा होगा कि नहीं? सब में रेडियल नोट जीरो है। सबका ग्राफ तो एक ही जैसा होगा, लेकिन आर मैक्स वेरी करेगा। आर मैक्स तो सेम होगा नहीं। ग्राफ का ग्रॉस शेप जो होगा वो ना बोल रहे हो आप एक जैसा, लेकिन वेरी करेगा आपका क्या? आर मैक्स। आर मैक्स सबका सेम हो ही नहीं सकता है। कर लेंगे। आई बात समझ में ग्राफ को? लास्ट पिक में से क्या होगा? मैक्सिमम होगा। नंबर ऑफ पिक्स मैंने बताया था, नंबर ऑफ पिक्स याद करो। पिक्स बताए थे तो n-l। याद रखोगे नंबर ऑफ पिक। अब एक काम करो, आप किसी का भी प्लॉट ले लो, 3s 3p का किसी का भी, तो कर लोगे आप लोग? बताइए राहुल, कर लोगे? ये कर दो सारा? ये यस समझ में आ सर, गया आपको? हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो आपका कहीं भी प्लॉट करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। बताइए रिफ्लेक्शन हो जाएगा नहीं आपसे? सर ग्राफ हाँ। में हम की डीआर का पार्ट नहीं ले रहे हैं। कौन सा पार्ट? सर वो पी का इक्वेशन था ना, 4 पाई स्क्वायर साइज आर स्क्वायर साइज स्क्वायर डीआर, वो ग्राफ ये वाई एक्सिस पे। हाँ सर, डी हाँ आर सर। जो है, डी आर हाँ जो है सर। ना, तो उसको कभी कभी हम लोग क्या ग्राफ जब प्लॉट करते थे इसी से पकड़ लेते, डी आर उसको रखे नहीं रखे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, रखता वो। ओके सर। हम्म। चलिए, तो समझ में आया? कुछ आइडिया लगा? अब देखना है यहाँ पे, नोट करके लिख लो। सर बताइए। सर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व में तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा था। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन साइज स्क्वायर का बता रहे हैं ना? हाँ सर। साइज स्क्वायर का मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एस ऑर्बिटल का लेकर मैक्सिमम ऑफ द न्यूक्लियस। और उसके बाद बोले थे हमेशा पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव में रखने के लिए बोले थे, निगेटिव में नहीं जाने के लिए बोला था हाँ मैंने, सर। याद कीजिए। और मैंने बोला था कि एस के लिए सिर्फ मैक्सिमम फ्रॉम द ओरिजिन आप स्टार्ट कर दो। मैंने कुछ ऐसा प्लॉट लिए थे, ऐसा प्लॉट लिए थे, याद करो। इस तरह से मैंने इस तरह से करवाया था। हाँ सर। वो किसका था? एस का था। और जब पी का मैंने साइज स्क्वायर का प्लॉट लिया था पी का, तो कुछ ऐसा मैंने करवाया था उसको, ऐसे ऐसे मैंने लास्ट फर्स्ट पिक मैंने मैक्सिमम करवाया था, याद करो। हाँ सर। फर्स्ट पिक मैंने मैक्सिमम करवाया था इस तरह से बोला था। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बोलते हैं कि लास्ट पिक आपका मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ का फंक्शन वहाँ का फंक्शन डिफर कर रहा है ना, ये ओरिजिन है, ये न्यूक्लियस है। अब देखना यहाँ पे मैं 1s का, ये 2s का बात कर रहा हूँ। देखो ये 2s है, ये कौन है आपका? 2s। और देखो मैं 2p का बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये बता रहा हूँ मैं, फिर से सुनो। ये 2s है, ये 2p है। बताओ न्यूक्लियस के क्लोज कौन है? अरे बेटा ये देखो ना, यहाँ से एक लो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2s का, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2p का। तो न्यूक्लियस वेव है, वेव को तो एक पॉइंट पे नहीं बता सकते हो, लेकिन न्यूक्लियस के क्लोज कौन है? 2s है कि नहीं? यही बात समझ में? आप बताइए 2s से 2p में सबसे ज्यादा क्लोज न्यूक्लियस के कौन आ गया? 2s। अब बताओ 2s और 2p में न्यूक्लियस सबसे स्ट्रांगली होल्ड किसको करेगा? 2s को। तो 2s का एनर्जी क्या होगा? लेस होगा कंपेयर टू 2p। दैट्स व्हाई एनर्जी डिपेंड्स ऑन n प्लस l।
आपको नहीं लगता कि ऐसे अगर प्लॉट लेंगे 3s का, 1s का कर लेंगे, 3s का लेंगे, 5s का लेंगे, 4d किसी का भी लेंगे, आपको नहीं लगता कि एक का जो ग्रॉस का, एक का जो आपका कर्व होगा उसमें दूसरा का कर्व पेनिट्रेट रहेगा? कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते हो, मतलब सब एक दूसरा को पेनिट्रेट कर रहे हैं कि नहीं? 1s में देखोगे 2s भी चला गया, 2s में देखोगे 3s भी चला गया, 3s में देखोगे 4s भी चला गया, सब में तो कुछ ना कुछ पार्ट जाएगा ही। आप तो कंप्लीटली किसी को सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो उसी को टर्म देते हैं हम लोग केमिस्ट्री में पेनिट्रेशन पावर। मतलब किसी n के लिए, किसी वैल्यू ऑफ n के लिए सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा होता है s का। सबसे ज्यादा किसका होता है? s का। इसीलिए आप तो केमिस्ट्री अभी पढ़ना स्टार्ट किए ना, जब मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो देखना बहुत सारा एलिमेंट में एस बैलेंस में एस इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एस इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग एफिशिएंसी को मैं 0 कर दूंगा, मतलब नॉन बॉन्डिंग की तरह काम करेगा, बॉन्डिंग में जाएगा नहीं वो। क्यों? क्योंकि उसका पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, वो चला जाएगा क्लोज टू द न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली होल्ड रहेगा वो तो बॉन्डिंग में जाता ही नहीं। आई बात समझ में? मैं बताऊंगा 3D 4D 5D में बॉन्डिंग एफिशिएंसी बताऊंगा, उस बॉन्डिंग एफिशिएंसी के थ्रू उसका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग बताते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं हम लोग, उसका कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी बताते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो करेगा, कहाँ पे स्टेबल होगा वो बताते हैं। ये सब कुछ डिपेंड होता है पेनिट्रेशन पावर पे। आई बात समझ में? ये सब जो कोर केमिस्ट्री पार्ट हो गया इनऑर्गेनिक का, तो वहां पे सारा एक्सप्लेनेशन देता है, और वही से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है, वही लॉजिकल अप्रोच से। ठीक, तो ये समझ में आ गया पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा होता है, तो दिमाग में सेट कर लो, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है एस का। पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हाउ क्लोज टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल हाउ क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दैट शो द पेनिट्रेशन पावर। तो जेड इफेक्टिव जिसका ज्यादा होता है उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। तो लिखो पेनिट्रेशन पावर, it represents that an electron in the orbital or closer to the nucleus आई बात समझ, और क्लोजर टू द न्यूक्लियस। आप देखो ना, जब आप स्कूल में रहते हो, कोई टीचर रहते हैं, कोई मैथ का टीचर या कोई स्कूल टीचर रहता है, क्लास टीचर रहता है, किसी आपका फ्रेंड रहता है, किसी फ्रेंड का उसका क्या टीचर के साथ मान लो कि इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, आप उस फ्रेंड को बोलते हो ना, बोलो ना सर को थोड़ा कि मेरे को भी वो क्वेश्चन बता दे, मेरे को भी क्वेश्चन सेंड कर दे, ऐसा बोलते हो कि नहीं आप? तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी होता है कि मतलब न्यूक्लियस के क्लोज कितना जाएगा, तो सबसे न्यूक्लियस के क्लोज कौन जाएगा? एस। और जैसे न्यूक्लियर के क्लोज चले जाएंगे तो आपका बॉन्डिंग एफिशिएंसी खत्म, ये आपका बॉन्डिंग एफिशिएंसी भी होगा तो क्या होगा? लेस होगा, क्योंकि आप टाइटली होल्ड टू द न्यूक्लियस होगा तो फिर बॉन्ड बनाने क्यों जाएंगे आप? कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये सब एन फिक्स करके देगा, फॉर ए गिवन एन, एन के लिए फिक्स कर देंगे। तो याद रखना जेट इफेक्टिव जो होता है, जेट इफेक्टिव सबसे ज्यादा होता है एस पे, उसका पी, उसका क्या होता है डी, उसका क्या होता है एफ। तो पेनिट्रेशन पावर किस में ज्यादा होगा, खुद से देख लीजिएगा। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किस में होगा, अब देखना है यहाँ पे, एस, पी, डी, एफ। आपने शील्डिंग एबिलिटी देखा तो सबसे ज्यादा किसका था? एस का। आपने पेनिट्रेशन पावर देखा सबसे ज्यादा किसका देखा आपने? एस का। आपने जेड इफेक्टिव देखा सबसे ज्यादा किसमें देखा? एस का। इसलिए किसी भी एन के लिए सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव, सबसे टाइटली होल्ड टू द न्यूक्लियस, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर एस का होता है। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे? ठीक, कर लेंगे। ये समझ में आ गया कैसे कैसे पेनिट्रेशन पावर होता है यस सर। ये सारा, ये ग्राफ समझ में आ गया कैसे प्लॉट हो गई है। तो जेई एडवांस का जब क्लास लेंगे तो इसमें एक दो टॉपिक और ऐड करेंगे, एक दो टॉपिक इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि जो एन अवस्थी बनाता है बच्चा, कोई कुछ बताए तो वहाँ पे क्वेश्चन जो देता है, इसीलिए एक दो टॉपिक और ऐड करेंगे इसमें, वो बताएंगे जेई एडवांस की क्लास में। अभी यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ। ठीक, तो इस तरह का ग्राफ अगर कहीं भी देखा तो इसमें जेई मेंस में या जेई मेन का जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा आपको कभी, उसमें क्या होता है कि ग्राफ देके पूछेगा किसका ग्राफ है, तो वो बता दोगे आप।
कुछ नहीं करना, रेडियल नोट पकड़ के ग्राफ पकड़ लोगे, क्योंकि सारा ग्राफ तो ओरिजिन से जाएगा, इसीलिए जानबूझ के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, फिर उसके बाद बोलेगा कि ग्राफ देके बोलेगा रेडियल नोट बताओ कितना होगा, तो वो भी बता दोगे। ग्राफ देके बोलेगा कि रेडियस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताओ क्या होगा, एक्स वाई जेड करके ऐसे पूछेगा तो वो भी बता देंगे आपको। कर लेंगे ये, तो समझ में आ गया ग्राफ कैसे होता है। तो देखो मैंने क्या बोला, सारा ग्राफ एक मैथमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड है, अपने मन से तो मैं ग्राफ किया नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पे दो चीज मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको। सबसे पहले लिखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक होता होगा पैरामैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक में क्या होगा, हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। बताओ इलेक्ट्रॉन, आप खुद से सोचो, एक काम करो, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे। आप सुनना जो मैं बता रहा हूँ, सुनो। एक ऑर्बिटल में मैंने दो इलेक्ट्रॉन को रखा, एक का स्पिन मैंने आप दिया, दूसरा का स्पिन क्या होगा, डाउन होगा। दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट्स आएगा, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रोटेट कर रहा है। अपना एक्सिस पे रोटेट करेगा तो उसमें तो मैग्नेटिक मोमेंट्स आएगा ही। तो दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक आपका वेक्टर अगर अप होगा तो दूसरा वेक्टर क्या होगा, डाउन होगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए बोलते हैं उसको डायमैग्नेटिक, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिन पेयर्ड। इट मीन्स अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन आप पे स्पिन होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन, तो आप स्पिन का जो वेक्टर सम होगा 10 इलेक्ट्रॉन को डाउन स्पिन का वेक्टर सम के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों का रिजल्टेंट आपका एंटी पैरेलल होगा, तो दोनों के वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो उसमें एक्चुअली वहां पे एक भी मैग्नेटिक मोमेंट्स आपको मिलने वाला नहीं है। मतलब वो किसके थ्रू वर्क करेगा, वो डायमैग्नेटिक। अब क्या होता है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि जैसे ये कंपाउंड, ये मान लो कोई एलिमेंट्स है। जैसे आपने देखा होगा एलिमेंट क्या होता है, कार्बन का होता है। जैसे आपका देखना होगा कि जैसे मान लो ये किसी का दूसरा के लिए नॉन मेटल लेते हैं कोई, मान लो तो नॉन मेटल मान लो कि जैसे लेते हो आप, या नॉन मेटल लेते हो, या एक सिंपल कर लो, जिंक का ले लिए हम लोग, जिंक ले लिए। तो जिंक का ये रॉड है, जिंक को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओ तो देखना कि अट्रैक्शन नहीं होगा। अब देखो ना, जिंक ले लो, जिंक को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे अट्रैक्शन नहीं होता। आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो अट्रैक्ट कर लेगा, होता ही है। आपने जिंक का देखना कि अट्रैक्शन नहीं होता, तो क्या है जो जिंक में अट्रैक्शन नहीं होता लेकिन आयरन में अट्रैक्शन हुआ। जिंक में भी इलेक्ट्रॉन होता है, आयरन में भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो फिर जिंक का अट्रैक्शन क्यों नहीं होगा, आयरन का क्यों होगा। आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो नहीं होगा, तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा, इसलिए उसमें अट्रैक्शन होगा। जिंक में क्या होगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आपका स्पिन पेयर्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन वहां पे अनपेयर्ड नहीं है आपका, नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो नेट रिजल्टेंट जीरो होगा तो वो किसके तरह वर्क करेगा, डायमैग्नेटिक की तरह। जब सब्सटेंस जब जाओगे तो वहां पे दो टाइप का सब्सटेंस मिलेगा, एक डायमैग्नेटिक, एक क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब उससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं जाएगा। एक मैग्नेट रखोगे तो उसका एक क्या होगा, फील्ड होगा। अब फील्ड में क्या होता है, एक लाइन ऑफ फोर्स होता है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगा तभी इसको अट्रैक्ट करेगा, तभी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ही नहीं जाएगा उससे, तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है उसका, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ही नहीं जाएगा वहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड वो वीकली क्या होता है, रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। इसीलिए देखना कि बहुत सारा जो कॉस्टली वॉच होता है, वॉच के सराउंडिंग में जो दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब जाएगा वहां पे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करेगा। यही बात समझ में, अगर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी जैसेगा तो वॉच का जो टाइमिंग होगा वही आप कर लेंगे। तो लिखो यहाँ पे डायमैग्नेटिक लिए। अब बताओ यहाँ पे हम लोग म्यू स्पिन लेते हैं, हम लोग म्यू स्पिन, तो म्यू स्पिन यहाँ पे क्या होगा, जीरो। इसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स। आपके पास याद करो, आपके पास दो टाइप का स्पिन हो, एक दो टाइप का
होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, एक होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, एक होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो मैं किसके तरफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे? म्यू स्पिन आप क्या लोगे यहाँ पे? म्यू से मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये सब फिजिक्स में पढ़ोगे। म्यू से हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और एस का मतलब होता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का बात कर रहा हूँ। अब म्यू एल का मतलब होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट्स का बात कर रहा हूँ। किसका कर रहा हूँ मैं? ऑर्बिटल। यहाँ पे मैं स्पिन का बात कर रहा हूँ, इसलिए म्यू एस लिखा। आई बात समझ में? तो म्यू स्पिन क्या हो जाएगा आपका? जीरो। आप खुद से सोचो, एक आप स्पिन होगा तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर ये होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ये होगा, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो इसलिए मैंने क्या बोला उसका? नो मैग्नेटिक मूवमेंट्स। कर लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। आप पैरामैग्नेटिक जाएंगे तो उसके पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वीकली attracted in a magnetic field। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। इसका जो म्यू स्पिन होगा, म्यू स्पिन, ये तो नॉन जीरो होगा। उसमें क्या था आपका? जैसे मान लो किसी का कॉन्फ़िगरेशन आपने देखने गया, देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1 2 3 4 5, देखो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है कि नहीं यहाँ पे? तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन में 2 अप है 2 डाउन है, उसका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वहां पे, तो उसका तो कैंसिल नहीं होगा, तो म्यू स्पिन क्या हो जाएगा? नॉट जीरो। आई बात समझ में? अब देखो म्यू स्पिन कैसे फाइंड करेंगे इसमें। ये फॉर्मूला याद रखिएगा म्यू स्पिन का, स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन किसका यूनिट होता है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स का, ये याद रखिएगा। बीएम जो होता है इसका मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन्स। बोर्स मैग्नेटॉन। आप बता रहा हूँ यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन क्या होगा? जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मैग्नेटिक फील्ड में जाते तो टेस्ला यूनिट होता है, बहुत सारा यूनिट होता है, तो वैसे याद रखना बोर मैग्नेटॉन किसका यूनिट होता है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स का। एन जो होगा ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो आप क्या लेंगे? एन। अगर मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो 4 × n+ नहीं कर देंगे आप? नहीं फाइंड कर लोगे? अब फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला से काम चल जाएगा, कैसे है वो सब नहीं पढ़ना आपको, डेरिवेशन से नहीं पढ़ना आपको। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी एग्जाम नहीं होता है इंडिया का, एक भी +2 का एग्जाम नहीं होता जहाँ पे क्वेश्चन बेस फॉर्मूला नहीं आता है। हर एग्जाम में आता है। कैसे है कि वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आता है, लेकिन क्वेश्चन आता है इससे। कहीं नहीं कि क्वेश्चन आ ही जाएगा आपका। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। No, pi is not a one, but for the different element it is a various variable। देख एक एग्जांपल दिए बोलছি। देखो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, जैसे एक सिंपल लेता हूँ, मैं mn का बात करूंगा। mn में आप लिखते हो ना आर्गन 3d5 4s2। अरे आर्गन 1s2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 सब फील्ड है, वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आने वाला है, तो वो क्यों जाऊंगा? तो बैलेंस सेल से देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? बैलेंस सेल में ही तो मिलेगा। इनर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा नहीं। तो कभी नो नीड टू राइट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। whenever you have to find the magnetic moment you have to write only the valence shell electronic configuration, क्योंकि वहीं से आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो बेटा बताओ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3D में? कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5 है कि नहीं? चेक कर लो। 4s में तो आपका क्या होगा? कंप्लीटली फील्ड है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ पे। अब देखने यहाँ पे एन कितना हो जाएगा बताइए? 5। म्यू स्पिन आपका क्या हो जाएगा?
इस बार नीट का जो क्वेश्चन आया था ना, री नीट जो हुआ था 1500 समथिंग बच्चा का, उसमें भी क्वेश्चन दे दिया था ये कि which are the pair of cations having the maximum magnetic moments, पूछा था वो। ये 5+2 होगा, ये बोर मैग्नेट्रॉन। जब यहाँ पे वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या होगा, √35 आ जाएगा कि नहीं। अब √35 का वैल्यू जाओगे तो 5.9698 के करीब आएगा कि नहीं। 6 तो आएगा नहीं, 6 के क्लोज आएगा। तो 6 के क्लोज आपका एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो टिक करके नहीं निकल जाओगे। कई बात समझ में, इंटीजर टाइप में देखा था 5.9 तो लिखोगे ही आप। उसके बाद आप किसी का 98 आ जाता है, किसी का 96 आ जाता है, तो वो अनसर्टेन होता है, तो उसको कंसीडर किया जाता है रेंज देके। कर लेंगे। जेई का क्वेश्चन बनाओगे तो 5.96 या 98 आएगा, उसको बोलेंगे नेक्स्ट इंटीजर वहां पर एक्सप्रेस करो, तो आप 6 वहां पे दे दोगे। कर लेंगे। ये समझ में आया का। तो बताओ मैग्नीज क्या मिला, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। पारा। पारा निकला ना, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन से। अब देखना यहाँ पे, अगर जिंक दे देगा मेरे को, तो ये क्या होता है, आर्गन होता है 3D, क्या होता है 10, ये क्या होता है 4s2। बताओ 3D10 में क्या होगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर। देखो सबका सब स्पिन पेयर है। एन इक्वल टू क्या मिला, 0। म्यू स्पिन क्या हो जाएगा, 0। दैट इज डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। Zn2+ अगर लेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करोगे, 4s से, तो 3D10। अभी भी एन इक्वल टू 0 है, तो Zn लो या Zn2+ लो, दोनों का दोनों तो डायमैग्नेटिक होगा। कर लेंगे। क्रोमियम 3+ लेंगे, बताइए आप। क्रोमियम होता है 3D5 4s1, उसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे। लिखो खुद से, क्रोमियम होता है 3D5 4s1, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अब देखो क्या हो जाएगा। प्रोपेक्शन बोलो, कत अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, Cr3+। आप जो बताइए कितना हो जाएगा आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन। सर 3 होगा। 3 होगा, राइट। अनुष्का बताओ, साइलेंट नीरो बेटा, कितना हो जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 आएगा कि नहीं इसमें। सर √15। नहीं, आर्यन बताइए यहाँ पे एन कितना लेंगे, बताइए। हाँ सर 3 आ रहा है, √15 आ रहा 3। श्रेया एकदम साइलेंट नहीं रहो बेटा, कितना 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं आपका, बताइए इसमें। एकदम साइलेंट नहीं रहो, बोलो क्या होगा, 3 आएगा कि नहीं। 3D5 करेंगे, 4s1 करेंगे कि नहीं आप, क्यों। आप Cr3+ करेंगे तो पहले तो 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 4s के बाद 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करेंगे, 3D से। आर्गन कितना हो जाएगा, 3D3 हो जाएगा। अब 3D3 का जब हम लोग पेयरिंग करेंगे, तब बॉब प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम लोग इसको होन्स को भी फॉलो करेंगे। तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन मिला आपको, 3। तो म्यू स्पिन क्या हो जाएगा आपका। हम्म। ये 8 कितना हो जाएगा, √20। 15, √15 का हो जाएगा ये। √15 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका। बताइएगा डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, देखिए अगर पूछेगा क्वेश्चन तो पकड़ लोगे ना आप। आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है मैग्नेटिक मोमेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन से, एक क्वेश्चन डालता ही कहीं। आई बात समझ में। इसलिए बहुत सारे इन्फ्लुएंस के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। अभी मैंने एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया कि अगर फ्री मेटल सेंटर होगा, अगर फ्री होगा कोई मेटल आयन, तो अगर वो कैटायनिक फॉर्म में रहे या न्यूट्रल फॉर्म में रहे, आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने तो पकड़ लोगे।
आपको डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में डिस्टिंग्विश कर दोगे ना, कौन आपका डायमैग्नेटिक होगा कौन आपका पैरामैग्नेटिक होगा। किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, सर कर लेंगे। यही था टॉपिक आपका, कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। सर अगर कोई अब फ्री नहीं बताइए। हाँ सर, अगर कोई फ्री मेटल है उसका क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ इस पर ही डिपेंड करेगा या फिर और भी फैक्टर्स है? नहीं फिर से बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से बताइए। तो सर अगर कोई फ्री मेटल या फिर कटायन होगा तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या सिर्फ डायमैग्नेटिक के ऊपर ही डिपेंड करेगा या फिर और भी फैक्टर्स है? नहीं आप देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे, आप किसी मेटल पे दे देगा, मेटल का एटॉमिक नंबर देखिए, उसमें अगर मैग्नेटिक मोमेंट्स आपसे पूछेगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ आपसे तो नहीं पकड़ लोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन से। हाँ सर वो समझा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जैसे आयरन मैग्नेटिक है वैसा प्रॉपर्टी क्या सिर्फ डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक के ऊपर ही डिपेंड करेगा या फिर और भी फैक्टर्स है? नहीं सुनिए, ये जो होता है, अगर किसी भी एलिमेंट में अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होने वाला नहीं है वहां पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग हम लोग पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और जिसमें आपका जीरो आ जाएगा उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। आई बात समझ में। हाँ सर। एक को पैरामैग्नेटिक एक को डायमैग्नेटिक। अब क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के अलावा भी कोई होता है तो उसको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक, एंटो फेरो मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, बहुत सारा होता है ये। फेरी मैग्नेटिक है, फेरी मैग्नेटिक होता है, आयरन कोबाल्ट निकेल वही सब आता है फेरी मैग्नेटिक में। फेरी मैग्नेटिक का मतलब होता है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। फेरी मैग्नेटिक का मतलब जिसको परमानेंटली आप मैग्नेटाइज कर सकते हो, पैरामैग्नेट को परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हो। मैग्नेट जो बनाते हो आप आयरन से बनाते हो, आयरन क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक होता है। एक होता है फेरो मैग्नेटिक, होता है एंटी फेरो मैग्नेटिक, ये सब पढ़ेंगे आप 12 में, जो चाहिए एडवांस के बच्चे 12 में पढ़ना है ये सब। अभी आपको क्वेश्चन देगा सिर्फ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक से, तो पकड़ लोगे अभी ना, ये मैं बोल रहा हूँ। चलिए पकड़ लेंगे। तो यही था आपका स्ट्रक्चर पेटर्न। स्ट्रक्चर पेटर्न को मैंने सारा इन्फॉर्मेशन ग्राफ से लेके पेनिट्रेशन पावर से लेके सब कुछ बता दिए। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जेई के बच्चे को पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा। अब नहीं, इसमें ज्यादा बहुत हो गया, खत्म, बंद करो। अब हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देख, पेनिट्रेशन पावर जो है आपका, उस पे आपका देखो, उसमें बता रहा हूँ, ये जो आपको पेनिट्रेशन पावर बताया, सीलिंग इफेक्ट बताइए, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कभी पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा होता है, वो नहीं पूछता है। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। लेकिन इसका पेनिट्रेशन पावर और सीलिंग एबिलिटी जो होता है, ये आपको केमिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। इसलिए केमिकल नेचर जब पढ़ेंगे आप, किसी का लिमिटेशन होगा, कोई ये कंपाउंड बनाएगा तो पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं बनाएगा, किसी का लिमिटेशन होगा कितना ही ऑक्सीडेशन शो करेगा, इससे बियॉन्ड नहीं कर पाएगा, जबकि उसका अर्लियर मेंबर शो किया लेकिन ये सब नहीं कर पाया। तो उसका इम्पैक्ट के लिए पेनिट्रेशन पावर से इम्पोर्टेंट है। आपको डायरेक्टली पेनिट्रेशन पावर से क्वेश्चन मे बी मे नॉट बी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो केमिस्ट्री में था उससे क्वेश्चन आता है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। मैं दिखाऊंगा ना, क्वेश्चन सब आने दो, मैं दिखाऊंगा सारा क्वेश्चन। वही पेनिट्रेशन पावर के बेसिस पे नीट वो एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक में एक पेज में सारा एक्सप्लेनेशन दिया, और उसी पेज से एक ईयर में 3 क्वेश्चन डाल दिया, एक ही थ्योरी पे बेस पे 3 क्वेश्चन डाल दिया। कर लेंगे। तो ये सब क्वेश्चन जब देखोगे ना तब पता चलेगा, तो इसलिए मैं मीटिंग को यहाँ पे एंड कर देता हूँ।